हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी की नेक्स्ट सीरीज में आज का हमारा एक पार्ट 4 है, जो हम भारत की नदियाँ डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैं दोस्तों पार्ट 3 अपलोड कर चुका हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फ्रेंड्स सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था, सेकेंड में पढ़ाया था मैंने आपको गंगा नदी तंत्र, और थर्ड पार्ट में पढ़ाया था मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज का हमारा एक इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदियों का लास्ट पार्ट है फ्रेंड्स। इसके बाद हम टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं भारत की नदियों से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में फ्रेंड्स हम भारत की ऐसे जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की नदी है, ताप्ती नदी और माही नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी और गोदावरी नदी, और भी प्रमुख नदियां हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपने पिछले वाले वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखना फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इस तरीके के तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएँ। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है आपको, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में फ्रेंड्स, और अच्छे से सपोर्ट करना चैनल को और दूसरे लोगों को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। आप मैप में देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कौन कौन सी मुख्य नदियाँ पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा माना जाता है। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे कि माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। और दोस्तों, ये सभी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा पढ़ने वाले हैं महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, और इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को डिस्कस करते हैं कि कौन सी नदियाँ कहाँ गिरती हैं और किसका निर्माण करती हैं। प्रायः दोस्तों, हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में जो हिमालयी नदी तंत्र मैंने पढ़ाया था आपको, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन नदियों का उद्गम प्रायः कहाँ से होता है? हिमालय से। दोस्तों, इनकी तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत ही अधिक पुराना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या है, भारत हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो दक्षिण भारत था। तो ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रायः दक्षिणुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा नदी, माही नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि नदियाँ आती हैं। फ्रेंड्स, अरब सागर में जो नदियाँ गिरने वाली हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ पूछा जाता है तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, एक गोवा की दोस्तों मांडवी नदी है, ये भी ये अरब सागर में गिरती है। फ्रेंड्स, जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं भारत की, ये प्रायः एस्टरी का निर्माण करती हैं, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। जो नदियाँ अपना मीठे जल को डायरेक्टली खारे पानी में मिला देती हैं उन्हें एस्टरी कहा जाता है। और दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों, बहाकर लाई गई मिट्टी को जब में बे नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं तो एक मुख्य धाराओं कई मुख्य धाराओं में बट जाती हैं। जैसे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, और इसके अलावा पेन्नार नदी भी है एक, जो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज हम नर्मदा नदी। सबसे पहले नर्मदा नदी की बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। मध्य प्रदेश में एक अनूपपुर जिला है फ्रेंड्स, अनूपपुर जिला में स्थित है अमरकंटक की चोटी। इसकी उत्पत्ति वहीं से होती है, जो कि पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है नर्मदा नदी, महाराष्ट्र के बाद में गुजरात में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है, तो भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी का प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी से। और ये दोस्तों कर्क रेखा के समानांतर बहती है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। भ्रंश घाटी ना आए तो इंग्लिश में रिफ्ट वैली, कई बार हिंदी में डायरेक्टली लिख कर दे देते हैं, तो याद रखिएगा रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं ओरसंग, तवा, सेर, शक्कर, दूधी। तो इसके अलावा और बहुत ही सारी सबसे ज़्यादा सहायक नदियां हैं, इसकी 43 सहायक नदियां हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से दोस्तों 2 नदियां निकलती हैं, इसमें लिखा है मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक स्थान से, अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से है नर्मदा नदी, एक है सोन नदी और एक है छोटी सी नदी जो कि सोन की सहायक नदी है, जोहिला नदी। नर्मदा नदी और सोन नदी दोस्तों दोनों नदियां भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होते हुए बहती हैं।
तो इतना याद रखिए लीजिएगा, आपकी नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी दोनों भैंस घाटी से होते हुए बहती हैं। मैंने आपको नर्मदा नदी डिस्कस करा चुका हूँ कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसे जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। अब हम पढ़ने वाले हैं ताप्ती नदी। फ्रेंड्स, इसकी टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान है फ्रेंड्स। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो कितने राज्यों से प्रवाहित होती है ताप्ती नदी? तो मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, महाराष्ट्र के बाद में गुजरात में, और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, याद रख लीजिएगा। और इसकी टोटल लंबाई है ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर। लंबाई भी याद रखना, आप कई बार क्वेश्चंस लंबाई से भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, ये नर्मदा और ताप्ती नदी एस्टुअरी का निर्माण करती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं माही नदी। इसकी टोटल लंबाई है 583 किलोमीटर। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान से गुजरात से बहते हुए ये नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के कहाँ से होता है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित धार जिले से इसका उद्गम होता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की ही नहीं दोस्तों, विश्व की पहली नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मैप में कि माही नदी पहले राजस्थान से में प्रवेश करती है, राजस्थान के बाद में फिर वहाँ से पुनः लौटते हुए गुजरात में प्रवेश करके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखिएगा कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं माही नदी के बाद में गोदावरी नदी। फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आप मैप में देख सकते हैं, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है यहाँ पर। तो गोदावरी नदी दोस्तों एक प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लंबाई, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे पूछा जा सकता है, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था कि लंबाई के अनुसार नदियों का क्रम लगाइए। तो गंगा नदी के बाद में दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 1465 किलोमीटर लंबाई है गोदावरी नदी की। यदि पूछा जाए आपसे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे गंगा नदी। यदि पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो फिर आपका आंसर होगा गोदावरी नदी, जिसकी टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, गोदावरी नदी की बात करें तो ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। उद्गम याद रखिएगा आप कि ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप मैप में देख सकते हैं, मैंने मैप में यहाँ पर दर्शाया है गोदावरी फ्रेंड्स ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखिए कि नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, पैनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। पैनगंगा दोस्तों, प्राणहिता नदी जो है मध्य प्रदेश में 2 नदियों का उद्गम होता है, एक बैनगंगा और एक दोस्तों बैनगंगा के बाद वर्धा नदी और बैनगंगा नदियों का दोस्तों जब संगम होता है उन्हें प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। जब प्राणहिता के नाम से आगे बढ़ती है वो नदी, तो वो गोदावरी की सहायक नदी हो जाती है। तो याद रखिए कि आप इंद्रावती, पैनगंगा और प्राणहिता किसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो इतना आपको, आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कृष्णा नदी। दोस्तों, कृष्णा नदी की टोटल लंबाई है 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर लंबाई गोदावरी नदी की है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और कृष्णा नदी की टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है, जबकि गोदावरी का मैंने बताया कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना नदी भी दोस्तों, इसमें कोयना बांध बनाया गया है, महाराष्ट्र में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और भीमा नदी, ये किसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो ये हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। फ्रेंड्स, इसमें बांध बनाए गए हैं, एक बांध बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध, जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तेलंगाना की बॉर्डर में है। तो ये कौन सा नागार्जुन सागर बांध है इसमें? फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत, जब मैंने बांध का वीडियो एक अपलोड किया है, तो आपने बांध वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। कृष्णा नदी का एक जल विवाद बहुत दोस्तों के चर्चा में रहता है। कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित है कृष्णा नदी जल विवाद, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है।
फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों से होकर बहती है कृष्णा नदी। तो इन तीनों राज्यों में जल बंटवारे के लेकर इसमें विवाद चलता रहता है आते दिन। तो 1957 से विवाद इसमें चल रहा है। फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की गंगा, एक दक्षिण गंगा, इस बात कई बार क्वेश्चन से इसमें कुछ दोस्तों को डाउट रहता है एंड कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। तो मैं आज मैं आपको क्लियर से बताने वाला हूँ कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी, और दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, जो कि भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिण भारत की गंगा है कावेरी और दक्षिण गंगा है गोदावरी नदी। तो आप याद रख लीजिए कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत में दोस्तों सबसे दक्षिणी में है कौन सी तो नदी? कावेरी नदी। तो आप ऐसे ट्रिक्स से याद कर सकते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी। नेक्स्ट नदी पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स हम महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहापा पहाड़ी से होता है। फ्रेंड्स, इसकी टोटल लंबाई 851 किलोमीटर है। याद रख लीजिए आपकी इसकी टोटल लंबाई है 851 किलोमीटर। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फ्रेंड्स, नदियों में से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस मोस्टली इतने ही बनते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसका उद्गम कहाँ होता है, इसमें कौन सा बांध बना है, ये डेल्टा का निर्माण करती है, कौन सी दिशा में बहती है और इसमें कौन कौन से प्रमुख बांध बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, नदियों से इतने क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने इसका उद्गम बताया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। महानदी में ही दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध बनाया गया है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। तो याद रखिए कि आप महानदी में कौन सा बांध बनाया गया है, तो कौन सा बांध बनाया गया है दोस्तों, तो मैंने बताया अभी कि महानदी में बनाया गया बांध है हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। तो फ्रेंड्स, और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक कटक दोस्तों शहर है उड़ीसा का, ये भी महानदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तेल नदी और जोंक महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो किसकी है, तो महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। फ्रेंड्स, इनके उद्गम में आपको डाउट नहीं होना बिल्कुल भी। गोदावरी का उद्गम होता है महाबलेश्वर से, तो कृष्णा नदी का होता है। गोदावरी का होता है नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। कृष्णा नदी का महाबलेश्वर से होता है और कावेरी नदी का कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ, किसी कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम अन्य महत्वपूर्ण नदियों, जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, कई बार पूछा जाता है कि लूनी नदी, स्वर्णरेखा नदी, इनको मैंने वहाँ पर पिछले डिस्कस नहीं किया है। तो मैं बताने वाला हूँ आपको कि स्वर्णरेखा नदी, इसमें एक बार क्वेश्चन से मोस्टली बनता है स्वर्णरेखा नदी से कि जमशेदपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, कहाँ की नदी है, तो झारखंड की। बस आप इतना याद रख लीजिएगा, बहुत इतना। झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो झारखंड जिले में स्थित, झारखंड राज्य में स्थित है छोटा नागपुर का पठार, तो यहीं से इसका उद्गम होता है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर दोस्तों, जो झारखंड में है, टाटा नगर भी इसका नाम है, तो इसी नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। फ्रेंड्स, एक राजस्थान की प्रमुख नदी है लूनी नदी। तो इसका उद्गम होता है अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। तो राजस्थान की प्रमुख नदी है, तो इसका उद्गम ही राजस्थान से होगा, तो राजस्थान के निकट अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में ये नदी विलुप्त हो जाती है। ये किसी की सहायक नदी नहीं है और न ही किसी सागर में गिरती है। ये नदी विलुप्त हो जाती है, इसलिए कई बार चर्चा में रहती है, कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कई बार। तो कच्छ के रण में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है, तो आपका आंसर होगा लूनी नदी। इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को सॉल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है? बहुत दोस्तों, ये नमकीनी पानी होता है इसका, इसलिए इसे साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स।
इसके अलावा कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियां हैं दोस्तों, जैसे कि काली नदी और पेन्नार नदी। फ्रेंड्स, काली नदी, इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नेपाल और भारत की बाउंड्री बनाती है। ये नदी कई बार विवाद में भी रहती है दोस्तों, ये कई बार चर्चा में रहती है। तो ये नदी हिमालय स्थित काला पानी क्षेत्र जो उत्तराखंड का है, ये चर्चा में रहती है इसी कारण। तो ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होते हुए ये नदी घाघरा नदी से साथ में मिल जाती है, जिसका नाम सरयू नदी भी है। फ्रेंड्स, ये अयोध्या इसी नदी के किनारे स्थित है। तो घाघरा के फ्रेंड्स, घाघरा नदी फिर कहाँ किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, काली नदी पूर्व की ओर और नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो आई होप कि काली नदी आप समझ पा गए होंगे, मैप में मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। नेक्स्ट है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक उत्तरी पेन्नार है दोस्तों, एक दक्षिणी पेन्नार। तो याद रखिए कि ये नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फ्रेंड्स, हमने भारत की सभी नदियों को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको सभी भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियाँ डिस्कस करा चुका हूँ, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र में उसकी प्रमुख सारी सहायक नदियाँ झेलम, चुनाव, रावी, ब्यास, सतलुज और गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। इसके अलावा झेलम नहीं, झेलम तो उसकी सहायक नदी है सिंधु नदी की। चंबल और सोन नदी, गंगा और यमुना की सहायक नदियाँ और गंगा की सहायक नदियाँ, सभी मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ अच्छे से। तो दोस्तों, भारत की नदियों का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने यदि थ्योरी सेक्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चंस के आंसर वैसे ही लगा पाएंगे। मैंने दोस्तों जैसे थ्योरी पढ़ाया है तो मेरे बिना बताए ही आप आंसर लगा पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो आपको, मेरे द्वारा चलाई गई ये सीरीज अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको। जय हिंद, जय भारत।